1960 में एडवीना माउंटबेटन की डेथ मलेशिया के एक आइलैंड पे हो गई। यू कैन नॉट बिलीव इट। एडवीना माउंटबेटन को भारत की पार्लियामेंट के अंदर श्रद्धांजलि दी गई है। यह किताब है, इस किताब के राइटर हैं कुंवर नटवर सिंह, जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट के खास आदमी थे। इस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। इसके पेज नंबर 42 के ऊपर यह घटना लिखी हुई है जो मैंने आपको हिंदी में बताई है। अब नटवर सिंह तो आरएसएस के कभी आदमी नहीं थे, न विश्व हिंदू परिषद के थे, तो उन्होंने नेहरू जी की शान में यह गलत बात लिख दी। वो खुद लिख रहे हैं कि यह इतना अनप्रेसिडेंटेड था कि सब लोग चौंकने रहे। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि जो घटना 1960 में थी, उस 1960 की घटना के बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में बैठे थे, वो क्यों चुप रहे? मालूम नहीं था या कोई और बात थी? इस तरह से बहुत सारी ऐसी घटना है, लेकिन मैं उसका रेफरेंस सिर्फ इसलिए देना चाहता हूं ताकि इस देश को यह पता चले कि जिन लोगों ने उनके साथ जीवन बिताया है, कुंवर नटवर सिंह आज भी जीवित हैं, ठीक ठाक हैं, मिल सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि ये किताब कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके नाम से किसी ने छपवा दी हो, ऐसा भी नहीं। 1968 में इस देश के युवा और आधुनिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शादी हुई। मेरा उस पर कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी, उस वक्त ये परंपरा थी कि प्रधानमंत्री के परिवार में 200 साल पुराना भी कोई अगर आदमी जीवित है तो वो प्रधानमंत्री के साथ जाता था। तो राजीव गांधी और सोनिया गांधी 69 में श्रीमती इंदिरा गांधी काबुल गई, और काबुल में आप सब जानते हैं कि बादशाह खान बड़े लीडर थे, उन सबसे मिली। और शाम को उन्होंने नटवर सिंह से कहा कि राइड पे चलते हैं। तो जो प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का, पूरा उनके साथ था। तो काबुल से कुछ 10-12 मील गाड़ी में वो गई। अब आप इस पूरी घटना को यह भी कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस हो सकती है, लेकिन मैं इसको स्पॉन्टेनियस नहीं मानता। पूरा प्रोटोकॉल तोड़ करके, जो उनके आइटिनरी में नहीं था, आप नटवर सिंह को लेके गई, उसमें अफगानिस्तान की तमाम सिक्योरिटी शामिल थी। और रास्ते में जब काफी आगे निकल गई तो एक बहुत खंडर सा जगह पड़ती, बिल्कुल खंडर सा था, कुछ उस पे 8-10 पेड़ लगे हुए थे। तो उन्होंने पूछा अपने प्रोटोकॉल अफसर से कि ये क्या है? तो उसने कहा, साहब ये बाग ए बाबर है, बाग ए बाबर। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और वहां गई वो, और फिर उसके बाद उस बाबर की मजार पर 10 मिनट तक सर झुका के खड़ी रही। और नटवर सिंह उनके पीछे खड़े थे, और उनके दोनों बच्चे भी वहीं थे। मैं कोई किसी को निजी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं पूछ सकता हूं कि बाबर से, जो अपने मुल्क में जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, अगर बाबर उनका हीरो होता तो उसका मकबरा बहुत अच्छा बना होता। वो तो टूटा फूटा सा था। बाबर से कौन सी ऐसा इतिहास जान रही थी वो कि 15 मिनट तक सर झुकाए, उसमें लिखा हुआ है वर्ड, सर झुका करके 15 मिनट तक खड़ी रही। किस बात की श्रद्धांजलि दे रही थी और किसको दे रही थी? यह बात पेज नंबर 144 पे नटवर सिंह ने जिक्र किया है, क्योंकि वो खुद मौजूद थे वहां।
अब हम आज बाबर की बनाई हुई राम मंदिर के ऊपर बहस कर रहे हैं। जिस बाबर को खराज अकीदत पेश कर दी गई हो, नटवर सिंह ने उनसे पूछा कि आप क्या, किस लिए आप आई हैं? तो उन्होंने कहा मैं इतिहास को याद कर रही हूं। अब जिनका इतिहास याद करने का बाबर से शुरू होता है, तो इस देश की दुर्दशा जो आज है वो होनी चाहिए थी। भारत आजाद हुआ, मैं बार बार कहता हूं इस शब्द को कि यह आजादी मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि इसका भारत के किसी डॉक्यूमेंट में जिक्र ही नहीं है कि भारत आजाद हुआ। लेकिन हमने दिल्ली से में जितने भी अंग्रेजों के मूर्तियां लगी हुई थी जगह जगह पे, उन तमाम मूर्तियों को इकट्ठा करके ओल्ड दिल्ली में एक जगह है जहां सब रखे हुए हैं। ये जॉर्ज फिफ्थ हैं, ये फोर्थ हैं, ये थर्ड है, सबकी मूर्तियां रखी हुई। तो फिर दिल्ली के अंदर अंग्रेज ज्यादा बड़े विलियन थे या अंग्रेजों से पहले जो मुगल यहां आए थे? आपने 57 सड़कें दिल्ली में ऐसी हैं जो औरंगजेब से शुरू होती हैं, शाहजहां तक जाती हैं, फिर सैफुद्दीन चली जाती हैं, फिर सफदर की तरफ चली जाती हैं, फिर अकबर रोड आता है, फिर शाहजहां आता है। आप पूरे दिल्ली में लगेगा कि आप दिल्ली में नहीं हैं बल्कि मुगल गार्डन में हैं। ये इतिहास की चीजें करेक्ट होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? तो किसने नहीं की और किसने नहीं होने दी और किसकी देखरेख में इनको बना के रखा गया? ये कैसे मुमकिन है कि आप अपने बच्चे को यह कहें कि बेटा दिल्ली जाना, अकबर रोड पे चाचा रहते हैं, तो वो आपसे कभी यह पूछे ही नहीं कि ये अकबर कौन था भाई, ये औरंगजेब कौन था। और जब आपसे पूछे तो इतिहास में उनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है आप वही पढ़ाइए। तो आपका कंट्रडिक्शन यह है कि जो लोग भारत में कन्वर्ट हो गए, जो तलवार के जोर पे कन्वर्ट हो गए, जो 2 रुपए किलो चावल के तौर पे कन्वर्ट हो गए, जिन्होंने जजिया देने से अपने मने करने के लिए उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, ताज्जुब यह है कि वो तमाम सारे लोग जो वहां से आए थे उनमें से किसी का कोई वंशज यहां नहीं छूटा। लेकिन ये इस देश की क्लासिक एग्जाम्पल है कि जिन लोगों ने इस देश की सभ्यता को मिटाया वो रूल करने आते, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया गुलाम होती रही है। बख्तियार खिलजी हिंदुस्तान आया, उसको अगर वो ताकत के साथ आया था, यहां के लोगों को हरा दिया था, उसको रूल करना चाहिए था। लेकिन बख्तियार खिलजी का नालंदा की लाइब्रेरी से क्या दुश्मनी थी जिसमें 3 महीने तक आग जलती रही, वो पूरी लाइब्रेरी जला दी उसने। इस देश में जो भी सिंबल थे आपके, उन सिंबलों को डिमोलिश किया और वो तो चले गए। बाबर साहब तो लौट गए, बाबर में बैठे हुए हैं, लेकिन यहां के लोगों को चाबी दे गए और एक खास मजहब के लोगों को दे गए कि ये चाबी आपके पास है, अब आप इसके लिए लड़ाई लड़ें। तो आप एक एक सड़क, एक एक चौराहे के लिए आपको 70-70 साल लग रहे हैं कि आप अपनी उस ग्लोरी को वापस ले आएं और ये जो पूरा 1000 साल का कालखंड था इसको कैसे हटाएं। अगर उनके बारे में बताना है तो फिर उनके बारे में भी बताओ जो 5000 साल पुराना इतिहास है हमारा, फिर उसके बारे में भी बताओ। यह मत बताओ कि 1947 में भारत आजाद हो गया था, उससे पहले भारत नहीं था। कुछ लोगों की अगर हम मान लें तो ऐसा लगता है कि 1947 में ही कुंभ शुरू हुआ था। यह नदी गंगा जैसे पूछते हैं, यह भी 47 में निकली थी। कुछ लोग इस तरीके का इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इस देश की मान्यताएं, परंपराएं, मूल आदर्श जो भी थे उनको बड़े सिस्टमेटिकली समाप्त किया गया है और आपका पूरा जो माजी है, जो इतिहास है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि हम किसको अपना हीरो माने।
अकबर को माने या महाराणा प्रताप को माने? हम गौरी के बारे में बात करें, गजनवी के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? एक तर्क है उन्होंने लूटा, ये किया, ये किया, ये किया। एक तर्क उनको ग्लोरीफाई करने का है। तो जब आज किसी शहीद के नाम पे सड़क का नाम रखा जाता है तो मुझे लगता है कितना बड़ा मजाक है कि जो लोगों ने इस मुल्क के लिए जान दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, अपना कर्तव्य करते हुए दे रहे हैं, उनके नाम से भी सड़क है, औरंगजेब के नाम से भी सड़क है। दोनों में कैसे एक भावना हो सकती है? जब तक मेरे दिमाग से उस पूरे दौर का लूट, प्लंडर, रेप जिन्होंने खुलेआम किया, जब तक वो इरेज नहीं होगा, मुझे अपने इतिहास पे गर्व कैसे होगा? मैं कैसे इस बात को कहूं कि मेरे पूर्वज ये थे, मेरे पूर्वजों ने ये किया, लेकिन वो नहीं है। इसलिए आप गलती से एक नाम बदलते हैं तो इस देश में मौलाना अबुल कलाम आजाद के माध्यम से जिन लोगों को इस देश का इतिहास लिखने, इस देश की शिक्षा पद्धति को बनाने का जिम्मा दिया गया, उन लोगों ने वही बातें लिखी हैं। अब आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे, उसमें एक मोहतरमा है जो अपना बायोडाटा जेएनयू को नहीं दे रही आजकल। वो खुद कहती हैं कि मैं बहुत सारी बातें जानने के लिए इंग्लैंड गई थी भारत के बारे में। हमारा कंट्राडिक्शन जो है वो कोई और दूर नहीं करेगा, ये इस दौर में जो कम्युनिकेशन का फ्लो है ये दूर कर देगा। इसलिए आप जीडी बख्शी को भी सुनती हैं, आरएसएन को भी सुनते हैं, सुशील पंडित को भी सुनते हैं, गौरव आर्या को भी सुनते हैं। ये लोग किसी एजेंडे के तहत कोई काम नहीं कर रहे, इनका सत्ता और व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता अपना काम करे, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि क्या वजह है कि इनकी लोग ज्यादा सुन रहे हैं आजकल, क्योंकि आज जो लोग सुन रहे हैं वो वेरीफाई करते हैं। पंडित जी ने क्या कहा, जीडी बख्शी ने क्या कहा, आरएसएस ने क्या कहा, और जब उनको लगता है कि जो ये बात कह रहे हैं वो तो गूगल पे मौजूद है, और गूगल तो आरएसएस ने बनाया नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये किताब है, आप सबके दौर में आई होगी, इंडिया विंस फ्रीडम। ये देश के पहले शिक्षा मंत्री ने लिखी है। इसकी सच्चाई पता है आपको? इसकी सच्चाई यह है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यह किताब लिखी, और लिखने के बाद उस वक्त का राजनीतिक स्वार्थ और पॉलिटिकल कंपल्शन क्या था